सीएम भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, घुरवा, गुरुवा और बारी को महत्व देने के लिए छत्तीसगढ़ में आज से ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी गांव में ग्राम सभा का आयोजन होगा। इस सभा का मुख्य मकसद गांव में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना है। आज से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम सभा की बैठक में गौठान और चारागाह की जमीन तय करने के साथ साथ नदी, नाले और सड़कों के विकास के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ग्राम सभाओं को पिछली सरकार ने महत्व नहीं दिया था। कांग्रेस सरकार ने उन्हें ही ये तय करने का अधिकार दिया है कि गांव को किस तरह से खुशहाल बनाया जाए। वहीं बीजेपी ने ग्राम सभा को अटल जी का कॉन्सेप्ट बताया और आरोप लगाया कि अटल जी के कॉन्सेप्ट को सीएम अपना नाम दे रहे हैं। पंचायती राज की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। सरकारों के बारे में बात करें तो उन्होंने ग्राम सभाओं के अधिकारों को कम करने का काम किया था। वहीं किसान पुत्र भूपेश बघेल की जो सरकार है वो उनको अधिकार देने का काम कर रही है। गांव का समग्र विकास कैसे होगा ये गांव की ग्राम सभा तय करेगी और उनके द्वारा जो सुझाव आएंगे सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए गांव का विकास करेगी। क्या चारागाह अभी नहीं है? क्या पशु अभी नहीं चढ़ते? क्या नरवा अभी नहीं है? क्या घुरवा नहीं है? क्या बारी नहीं है? तो निश्चित रूप से अटल जी ने ग्राम पंचायतों को पंचायती राज गठन किया था और अब ये कह रहे हैं कि हम अधिकार दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अटल जी की कार्यशैली को आज ये अपना नाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम सभा के फॉर्मेट को आगे बढ़ा रही है। ग्राम सभाओं का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इनके जरिए गांव-गांव में विकास पहुंचाने की कोशिश होगी। वहां पर जो जमीनी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास इन ग्राम सभाओं के जरिए किया जाएगा। लेकिन इस मसले पर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुल्फिकार अली जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, आखिर ग्राम सभाओं के जरिए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर काम होते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कॉन्सेप्ट भूपेश बघेल का हो या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का? प्रशांत, बिल्कुल निश्चित तौर से इसमें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि सीधे तौर से सरकार का जो मकसद होना चाहिए वो मकसद जनता को सीधे तौर से कैसे लाभ मिले, इस तरीके की योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए। हालांकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो राजनीति करती नजर आती हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 साल बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। तो कांग्रेस की सरकार जो जिस तरीके के फैसले ले रही है तो वो बताने की ये कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुँचाने की सरकार की मंशा है। और जिस तरीके का ये नरवा, गरवा, घुरवा और बारी का जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कि ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, ग्राम पंचायतों को शक्तियां दी जाएंगी, जैसा कि पहले भी कहा जाता रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा और ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में जो रह रहे हैं, जो किसान हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको अधिकार दिए जाए और वहाँ से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे अगर बात की जाए, नरवा की बात की जाती है तो वहाँ पर नहरों का किस तरीके से विकास किया जाए, वहाँ पर पशुओं को किस तरीके से वहाँ पर पालन हो। उसके साथ साथ जो हर गांव में बाड़ी होती थी जहाँ पर बाड़ी में फल, सब्जियाँ और इन सब चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। तो मतलब इन चार जो शब्द दिए गए हैं, नरवा, गरवा और घुरवा और बारी, इन चारों को मिलाकर अगर वहाँ पर सही तरीके से इसका विकास किया जाएगा तो पूरा का पूरा ग्रामीण परिवेश जो है वो विकसित होता नजर आएगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो हालांकि जब नाम बदल गया है, नाम भी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़िया रखा गया है, तो ऐसे में जो है उस पर जो है सियासत इसलिए हो रही है कि नाम बदल दिया गया है यहाँ पर और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो भूपेश बघेल की सरकार का विचार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विचार है और कांग्रेस का विचार है। तो इससे फायदा कांग्रेस को आने वाले समय में न हो जाए, क्योंकि 2019 में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी जनता के बीच में जाना है और अगर सरकार के फैसले जनता के बीच में अगर वो क्लिक कर जाते हैं और जनता उसे बेहतर मान लेती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा लेकिन जुल्फिकार, कांग्रेसों से अब बीजेपी सवाल उठा रही है, विपक्ष में है, सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल ये कि जब वो सत्ता में थे, 15 साल सत्ता में रहे, जिस कॉन्सेप्ट को वो अपना बता रहे हैं उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया, सही तरीके से अप्लाई क्यों नहीं किया?
बिल्कुल निश्चित तौर से ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी थी, क्योंकि अगर वो दावा कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था और उनका ये कंसेप्ट था कि गांव में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण गांव तक पहुंचे और गांव की जो पंचायत है वो मजबूत हो, गांव के स्तर पर वहां पर विकास हो और वहां के लोगों को रोजगार मिले, वो सशक्त हों और उनका विकास हो। तो अगर 15 साल का एक वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है और एक पीढ़ी जो है वो बदल जाती है, तो ऐसे में अगर ये कंसेप्ट उनका था तो इस पर काम होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मौजूदा सरकार को अगर वहां पर काम करने की संभावनाएं दिख रही हैं और लग रहा है कि नरवा, घुरवा और बारी के जरिए वहां पर विकास किया जा सकता है, तो इसमें उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात की आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को है कि जो कंसेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी का है वो उसे छत्तीसगढ़िया कंसेप्ट बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की उसे अपना कंसेप्ट बता रही है। तो इस बात की यहाँ पर राजनीति है। हालांकि जो मकसद की अगर बात की जाए तो अभी ज्यादा दिन हुए नहीं, 1 महीने की सरकार है और सरकार का जो मकसद बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में वो जाना चाहते हैं, वो जनता के हित में फैसला लेना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर है मकसद बड़ा साफ है, सियासी लाभ लेने की कोशिश है। लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा जनता के हित में काम करते हुए सरकार दिखना चाहती है और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही। लेकिन विपक्ष को चिंता यही है कि जो कॉन्सेप्ट वाजपेयी का वो बता रहे, ऐसा ना हो कि उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाए। रहिए हमारे साथ जुल्फिकार, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जाने के बाद भी निगम, मंडल और बोर्ड के अध्यक्षों का मोह कुर्सी से नहीं छूट रहा। मामला छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से जुड़ा है। चेयरमैन सलीम अशरफी ने नई सरकार के बन जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। विवाद की स्थिति बनने पर अब बोर्ड के सीईओ ने सलीम अशरफी के पद पर बने रहने की वैधता को लेकर सरकार से राय मांगी है। पत्र में सीईओ जहीरुद्दीन ने लिखा है कि 2015 में अनुसूचित जनजाति विभाग ने 5 सदस्यों को नियुक्त किया था और इन सदस्यों ने चेयरमैन को चुना था। नई सरकार ने पुरानी सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, लेकिन आदेश न आने पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं। अब इस मामले में बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के जनाधार बढ़ाने के लिए उनको काम करना है तो कर सकते हैं, बात नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, हमारा मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो हमको कांग्रेस के लिए काम करने का कोई औचित्य नहीं, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद एक आदेश निकाला गया है कि जो भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जिन भी निगम, मंडल और ऐसे आयोग को छोड़ के जहाँ की जिनकी नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से संवैधानिक रूप से हुई है, उनको छोड़ के बाकी सभी को भंग कर दिया गया है। उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार पे बने रहने का अधिकार नहीं रखता है, यदि ऐसा कुछ है तो निसंदेह इसका परीक्षण करवाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। जब तक आपकी सरकार थी जिसने आपको नियुक्त किया था, अब जब वही भंग हो गई तो आपको उस पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या बीजेपी छोड़ करके कोशिश करना चाहिए कि कांग्रेस में आ जाएं, जिस तरह से उन्होंने पहले किया था। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं, जिनको कि राज्य शासन ने मनोनीत किया है, वो उनका मनोनयन अभी बरकरार है या नहीं, या उनको मानदेय का भुगतान किया जाना है कि नहीं किया जाना है, इस संदर्भ में मैंने राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा है। परंतु अभी कोई भी उधर से राज्य शासन की तरफ से जो मैंने मार्गदर्शन मांगा है उसमें कोई जवाब अभी हमारे तरफ नहीं आया। तो वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर जमे शख्स को लेकर भी पूरा विवाद यहां पर उठ खड़ा हुआ है। जुल्फिकार हमारे साथ बने हुए। जुल्फिकार, नियम कायदा क्या कहता है कि अगर जिस सरकार ने आपको नियुक्त किया था वो सरकार चली गई तो पद भी छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, नियम की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के जो नियम बताए गए हैं, जो सीओ के जरिए जो राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है और उनसे जो राय मांगी गई है, तो उसके मुताबिक तो यही साफ होता है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका जो चयन जो है, जो राज्य सरकार के द्वारा जो सदस्य नियुक्त किए गए थे उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया था। तो जब राज्य सरकार ने जब आदेश जारी कर दिया, जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और 20 दिसंबर को एक पत्र जारी किया जाता है कि वहाँ पर समितियाँ, निगम, मंडल और संवैधानिक आयोगों को छोड़
छोड़कर तमाम जो नियुक्तियां पिछली सरकार ने की थी उन नियुक्तियों को रद्द किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस नियम के हवाले से, क्योंकि राज्य सरकार ने ही वक्फ बोर्ड के 5 सदस्यों की नियुक्ति की थी और उन्हीं 5 सदस्यों में से एक की नियुक्ति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हुई है। तो जब सदस्य की ही नियुक्ति अगर रद्द हो जाती है तो स्वतः ही वहां पर अध्यक्ष की भी नियुक्ति रद्द हो जानी चाहिए। इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं और यही वजह है कि जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो सीईओ को भी यही कंफ्यूजन है कि जब राज्य सरकार ने सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी है तो उनके द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष किस तरीके से अपने पद पर रहता है। और यही वजह है कि उन्होंने एक जो पत्र लिखा राज्य सरकार को और उनसे राय मांगी है कि उनकी जो शासकीय सुविधाएं मिल रही हैं, शासकीय लाभ मिल रहे हैं, तो क्या वो लेते रह सकते हैं, क्या वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि इस मामले पर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं सलीम अशरफी, उन्होंने किसी भी बात करने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशांत ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय इन पदों पर नियुक्ति की गई थी। हालांकि नियम कानून जो बिल्कुल जुल्फिकार, एक बात नजर आ रही है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार दिल्ली के राजपथ पर नजर नहीं आएगी। 26 जनवरी पर राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रक्षा मंत्रालय की समिति ने छत्तीसगढ़ की झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। इस बार की झांकी धमतरी में अंग्रेजों के खिलाफ हुए कंडेल सत्याग्रह की बनाई गई थी। बताया जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य पर झांकी की थीम तय की थी, लेकिन समिति को यह पसंद नहीं आया। इसे संयोग ही कहेंगे कि साल 2000 में तत्कालीन जोगी सरकार में भी छत्तीसगढ़ की झांकी को राजपथ में अनुमति नहीं मिली थी। अब 18 सालों बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ की झांकी रिजेक्ट कर दी गई है। और छत्तीसगढ़ की झांकी को रिजेक्ट किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि थीम हमारी सरकार के वक्त तय हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के अधिकारी वैसा बनवा नहीं पाए। अगर ये इस प्रदेश के अंदर रमन सिंह की सरकार होती तो यही थीम एक्सेप्ट किया जाता, स्वीकार कर लिया जाता। लेकिन उस थीम में क्या खामियां थी, क्या नहीं थी, उसको बात करना चाहिए था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार से। एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इस तरीके से, जिसका आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है, ऐसे राज्य को किनारे करना ये बताता है कि ये सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब कलाकारों से अधिकारियों ने ठीक से काम नहीं किया, उनको फ्री हैंड नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को चिताने की आवश्यकता है और ये वर्तमान सरकार का काम है। पूरे देश की झांकियां पास हुई है, छत्तीसगढ़ की रिजेक्ट हुई है। कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसे देखता है, इसलिए निर्धारित मापदंड नहीं होने के कारण इसे अस्वीकृत किया गया। ये छत्तीसगढ़ की सरकार का और छत्तीसगढ़ वासियों का अपमान है। और जुल्फिकार अली हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर नजर नहीं आएगी, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वाकई में इसमें राजनीति है या फिर जो बात कही जा रही है कि थीम जिस तरह की तैयार की गई थी उस तरीके से झांकी बनी नहीं है? बिल्कुल, अगर दोनों पहलू देखे जाएं तो जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है प्रशांत की केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और जो जिस थीम के आधार पर जो गणतंत्र दिवस की झांकी तैयार की जा रही थी और उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक आरोप भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस थीम पर बनाए जा रहे थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पर जो वहाँ पर प्रदर्शन होना है झांकी का, और वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी और यही वजह है कि उस कमी के आधार पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब मौका है तो राजनीति करने से पॉलिटिकल पार्टियां कभी पीछे नहीं हटती। प्रशांत, यहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं कि अब कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई है, अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है झांकी को तैयार करना। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और यहां धमतरी के पास कंडेल में एक सत्याग्रह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और जैसे ही उसका ऐलान किया गया था उसमें महात्मा गांधी को आना था, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेज सरकार ने जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया था। और हालांकि महात्मा गांधी उस जगह पे पहुंचे थे और उनका कार्यक्रम भी हुआ था, उसी को प्रदर्शित किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसके जो छत्तीसगढ़ की धरती भी गवाह है, उसी
की झांकी यहाँ पर बनाई जानी थी। लेकिन जो प्रेजेंटेशन की बात है प्रशांत, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, क्योंकि जितनी भी जो थीम के आधार पर जो झांकियाँ तैयार की जाती हैं उनकी कितनी मतलब खूबसूरती होगी, उसका इतिहास क्या होगा, उन तमाम पहलुओं पर जो है वहाँ पर चर्चा होती है और उसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड में उन झांकियों को समाहित किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा भी गलती की गई होगी या कुछ खामियां छोड़ दी गई होगी, जिसकी वजह से वहां पर उसका रिजेक्शन। बिल्कुल जुल्फिकार, कई गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं जहां की झांकियां इस परेड में शामिल होंगी, इस दौरान प्रदर्शित की जाएंगी। तो जाहिर है कि कम से कम यहां पर राजनीति ना देखी जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में सामुदायिक पट्टों का वितरण ठीक तरह से नहीं किया गया था। हालांकि अब अधिकारी और मंत्री व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। दरअसल रायपुर में सीएम की अध्यक्षता में वन मंत्री और वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही सिविल सोसाइटी के लोगों की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में यूपीए सरकार के बनाए गए फॉरेस्ट राइट एक्ट को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। सीएम ने दावा किया कि अब अधिकारी और संबंधित विभाग के मंत्री लोगों के साथ बैठक कर दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी विभाग पहले से ही नोडल एजेंसी था, अब अनुभाग समिति, जिला समिति और राज्य समिति बनाई जाएगी। देखिए, मुख्य बात यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो यूपीए सरकार ने बनाई थी और इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में ठीक से नहीं हुआ और इस कारण से लोगों में असंतोष उपजा। हमने कहा कि भाई उन आदिवासियों को, खासकर जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसमें तो सो मोटो जाके अधिकारियों को काम करना है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। देखिए, मुझे अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो प्रदेश में बैठे हुए अधिकारी हों, जितने भी आईएएस हों, आईपीएस हों, चाहे अपने स्टेट के अधिकारी हों, सब पे मुझे विश्वास है। उनको विश्वास नहीं था, इस कारण से एक कलेक्टर के ऊपर दो अधिकारी बिठा कर रखे थे और आईएएस अधिकारियों में भरोसा नहीं था। इसलिए जो रिटायर हो गया था, जिन्होंने परमानेंट छुट्टी ले ली थी, आईआरएस के अधिकारी, उसको सबके ऊपर बिठा दिया था। तो जो सिस्टम है, हमको विश्वास है, उनको विश्वास नहीं था। मोदी जी ढलान पे है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में आपने देखा कि रमन सिंह का चेहरा बहुत बड़ा था और मोदी जी झालर में आ गए थे, मोदी जी और अमित जी। तो अब तो विलुप्त होने वाले हैं। और प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि अब मोदी जी के जाने का वक्त हो गया है। वहीं बिलासपुर में सिम्स अस्पताल में लगी आग की घटना पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी जांच के लिए समिति बना दी गई है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी वाला अब समय हो गया, मेरे ख्याल से उनका भी बहुत कुछ उनने बोला था और लोगों के मन को इतना बढ़ाया था कि नहीं, शायद जो हो रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शायद लोग और बहुत ज्यादा और परेशान हैं। ये दुखद घटनाक्रम हुआ सिम्स के अस्पताल में, जहां बिजली का बोर्ड था, वहां शॉर्ट सर्किट हुआ या आग लगी और धुआं उठने से जो बच्चों का यूनिट था उसको खाली करना पड़ा। और प्रबंधन में कहाँ कमी है, इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बना भी दी गई है। कहीं अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। बड़ी खबर सरगुजा से, यहां मैनपाट के टाइगर पॉइंट में पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई है। युवक शराब के नशे में नदी पार कर रहा था, तभी रिवर क्रॉसिंग के लिए बने सेफ्टी जाल से वो नीचे गिर गया। युवक अपने 4 दोस्तों के साथ सूरजपुर से यहां पिकनिक मनाने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नदी पार करने के लिए बनाए गए अस्थायी पुल, जिस पर से ये नदी क्रॉस कर रहा था, लेकिन अचानक वो नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। सूरजपुर का ये मामला है। नदी क्रॉस करते हुए, नदी पार करते हुए यह हादसा हुआ है।
और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनाथ गांव में सर्चिंग पर निकली पुलिस टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को थाना मानपुर के बुकमरका और सुडियाल के जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना।